अरे यार, बिना बोले कैसे पता चलेगा? बिना बोले कैसे पता चलेगा? हाँ, अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही। नहीं, अब ठीक है। शुरू कर दो। नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला, आप देख रहे हैं अग्निपथ। आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की और उनके साथ जुड़ने वाली दूसरी पार्टी। राहुल गांधी पिछले लंबे अरसे से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं और उसको साउथ से लेके अब वो उत्तर की तरफ बढ़ चुके हैं। 3 जनवरी से इसका दूसरा पड़ाव शुरू होगा, जो कि उत्तर प्रदेश से होगा। अब इस यात्रा को लेकर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको अपने साथ शामिल करने की बात की जा रही है कि वो इसमें शामिल हों। हालांकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके जो मुखिया हैं, वो सब उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। यात्रा में शामिल होना ना होना सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, अपने अपने ख्यालात होते हैं, अपने अपनी दिशाएं होती हैं। लेकिन चूंकि ये यात्रा 2024 के मद्देनज़र बड़ी अहम हो जाती है। अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी से टक्कर लेनी है कांग्रेस को, तो उसको जो क्षेत्रीय दल हैं उनको अपने साथ रखना होगा, या फिर अगर क्षेत्रीय दलों को बीजेपी को टक्कर देनी है तो भी एक गठबंधन बनाकर चलना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी है, बसपा है, आरएलडी है, सुभाषपा है, तमाम ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो अपने उत्तर प्रदेश में एक मजबूत जगह रखती हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। अब ऐसे में स्थिति ये पैदा होती है कि क्या इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत क्या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको जोड़ के अभी से कोई संदेश दिया जा सकता है? अगर प्रदेश की बात करें तो अभी तक जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने यात्रा में शामिल होने की बात नहीं कही है। अखिलेश यादव ने यात्रा को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के भावनात्मक आह्वान से उनका जुड़ाव है, ये कहा है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं मिला है, ये भी बात सामने आई है। इस बीच में जो सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी, उन्होंने बताया है कि उनके यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के तमाम कार्यक्रम पहले से ही तय हैं, और अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो ये इन कार्यक्रमों के बीच में शामिल होना मुश्किल काम है। बसपा की बात करें तो एक सीनियर लीडर ने ये तक कहा कि अभी तक कोई निमंत्रण तो उनको मिला नहीं है, और इस यात्रा में शामिल होने ना होने का फैसला मायावती करेंगी। हालांकि मायावती 30 दिसंबर को एक बड़ी बैठक कर रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और उसके बाद बड़े फैसले हो सकते हैं। अब उधर जौनपुर से बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव दिल्ली में राहुल गांधी से मिले थे, तो लगा कि कुछ जुगलबंदी हो रही है। वो 3 घंटे तक यात्रा में भी रहे, लेकिन पार्टी का कहना है कि उनका निजी फैसला है। अब समाजवादी पार्टी से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर का अगर हम जिक्र कर लें तो
उन्होंने ये बताया कि सलमान खुर्शीद ने उन्हें फ़ोन करके आमंत्रित किया, हालांकि उनको कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। उनका कहना है कि यात्रा में शामिल होना या नहीं, इस बारे में फैसला 30 दिसंबर को पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लिया जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान, राहुल गांधी का मैं जिक्र कर रहा हूं कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कभी बच्चों को गोद में लिया, कभी यूथ के साथ नजर आए, कभी कार्यकर्ताओं को गले लगाते नजर आए। अब इस यात्रा में फिल्मी सितारों की भी जिक्र करें तो स्वरा भास्कर जुड़ी, कमल हसन जुड़े। अब नए साल में जो यूपी में एंट्री होगी, उसमें कोई ऐसा उत्तर प्रदेश से कोई एक्टर तो दिख नहीं रहा है कि वो यहाँ से आके जुड़ेगा। और वैसे भी अगर सियासत की बात करें तो एक्टर्स का उस यात्रा में बहुत जुड़ने के बाद बहुत गेम चेंजर जैसी भूमिका बने, ऐसा लगता नहीं है। और साउथ की राजनीति भी अलग दिशा में चलती है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग दिशा में चलती है। 3 जनवरी से गाजियाबाद से शुरू होने वाली इस यात्रा की अगर बात करें तो ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन इन छोटी छोटी पार्टियों ने ये साफ कर दिया है कि वो उनको शुभकामनाएं देंगे, लेकिन इसमें शामिल नहीं होंगे। अब शुभकामनाएं तो देंगे लेकिन शामिल नहीं होंगे, यानी कि दूर दूर से रहकर वो अपनी दिशा में अपने तरीके से राजनीति को करेंगे। यानी अभी कोई पार्टी कोई फैसला नहीं कर पाई है। तो सवाल ये है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि जो 2024 की सियासत है, 2024 की जो बिसात है, 2024 की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में राहुल गांधी कितनी कड़ी टक्कर देंगे इन 80 लोकसभा सीटों में। और 80 लोकसभा सीटों में जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बीजेपी से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। कोई भी कुछ भी दावे कर सकता है, लेकिन असलियत यही है। अगर 2014 के रिजल्ट देखिए, 2019 के रिजल्ट देखिए, लोकसभा का मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, तो बीजेपी को यहां से भर भर के सीटें मिली, झोली भर के सीटें मिली, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर अगर विधानसभा पे आइए तो 17 की बात करें और 22 की बात करें, वहां भी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने वापसी की। तो टक्कर तो सबको बीजेपी से लेनी है। और यह भी तय बात है कि अलग अलग राहें पकड़कर टक्कर नहीं दी जा सकती है आज की राजनीतिक परिदृश्य में और आज के राजनीतिक समीकरण में। ऐसे में ये जो एक गठबंधन बनने की बात हो रही थी, नीतीश, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तमाम दक्षिण भारत के नेता, वो अभी परवान नहीं चढ़ पाए हैं। और अगर बात करें, अगर ये गठबंधन परवान नहीं चढ़ेगा तो फायदा सीधे सीधे बीजेपी को जाएगा। अब इस यात्रा के जरिए तमाम सियासी पहलू ढूंढे जाएंगे, तमाम सियासी संदेश ढूंढे जाएंगे और ऐसे में देखा जाएगा कि 2024 वैसे तो देखने में बहुत दूर है, लेकिन राजनीति की जो तैयारियां होती हैं वो पहले ही से शुरू हो जाती हैं। गठबंधन बनने की सुगबुगाहट तेजी से शुरू हो जाती है। लेकिन राजनीतिक मजबूरी कहें हर एक पार्टी की कि वो अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है। तो राहुल गांधी के साथ साथ कौन आएगा, उनके हाथ से अपना हाथ कौन मिलाएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ रिएक्शंस मैं आपको पहले सुना दूं, फिर इसके बाद अपने गेस्ट पैनल के साथ मैं इस गंभीर चर्चा को शुरू करता हूं। न्योता हम तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो, अगर तुम्हारी जेब में हो इनविटेशन तो। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है आंदोलन, हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है जी जी, लेकिन हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इनविटेशन हो तो हमें दिखा दो। अगर मैं देखिए, सभी पार्टियां अपना अपना एक मूवमेंट बना करके प्रदेश और देश के वोटरों को लुभाने का काम होता है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग लोग अपनी यात्रा चलाते हैं, तो उससे पार्टी मजबूत होती है। भारत कहाँ अलग, खंड खंड कहाँ है। एक समय था कि जब खंड खंड भारत था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को मिला करके भारत का निर्माण कराया आज़ादी के समय।
तो आपने रिएक्शन सुने और बिना कोई भी वक्त गवाए मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं तमाम गेस्ट पैनल से। मेरे साथ अमित पुरी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, SM अशरफ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और DS मिश्रा नेता हैं बसपा के। इसके अलावा मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब जो हैं वो प्रवक्ता हैं सपा के, ओंकार नाथ सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा ओंकार नाथ जी का। ओंकार नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो पड़ाव है वो उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम इस यात्रा में शामिल नहीं हैं। तो आपको लगता है कि 2024 की तैयारियों में अगर ये पार्टियां भी आपके साथ चलती तो एक संदेश जाता? देखिए, दो चीज़ें हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सभी विपक्षी दलों को कहा, सबको आमंत्रित किया है। बहुत सी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनको भी आमंत्रित किया है, वो लोग चल भी रहे हैं उनके साथ में। तो इसमें उनका ये कहना था कि हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारी पार्टी अलग हो सकती है, हम कुछ मुद्दों पे एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि देश में लोकतंत्र की जो मजबूती है वो घट रही है और चीज़ें बड़ी असामान्य स्थिति में हो रही हैं, लोगों में नफरत और डर का माहौल हो गया है, तो ऐसे में हम प्रेम की भावना बढ़ाते हुए सबको एक साथ लेके जोड़ने का काम करें। उसके लिए उन्होंने यात्रा आरंभ की थी। हमने इनविटेशन दिया है, वो आते हैं तो भी स्वागत, वो नहीं आते हैं तो भी स्वागत, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, अपनी अपनी सोच होती है। उसको हम नहीं कहने जा रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं। जब आप देखिए सदन के अंदर सरकार के साथ में जब कई ऐसे मुद्दे होते हैं तो एक साथ लोग वॉकआउट करते हैं। तो उसी चीज़ में है, अगर वो समझते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है और जो इस समय सरकार काम कर रही है केंद्र की, वो जो घृणा की और नफरत फैला रही है और जिस तरह से डर का माहौल पैदा हुआ है, सारी संस्थाओं को एकदम अपाहिज वाली स्थिति में लाया जा रहा है, तो वो ज़रूर आएंगे साथ में। और उनकी अगर भावनाएं हमारे साथ हैं, अगर लगाव है, तो हमारे लिए यही बहुत है, क्योंकि वो इस कम से कम हमारे इस यात्रा को समर्थन तो दे रहे हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो आए चाहे ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नंबर एक। नंबर दो, जो भारत जोड़ो यात्रा का मेन पर्पज़ है वो अभी हम चुनाव नहीं देख रहे हैं, अभी हम जनता को तैयार कर रहे हैं। और जब जनता तैयार होगी तो चुनाव में अपने आप रिजल्ट आने लगता है। एक कहावत, एक शेर है, अकेला ही चला था जानवी मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। और कारवां तो बढ़ रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। उत्तर भारत में आए तो भी कारवां बढ़ा, और उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, आप देखिएगा कि उससे भी बड़ा कारवां बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें चलती जाएंगी। लोग अपने आप, उनकी भावनाएं, उनके साथ उनके दोस्त सारे लोग चल रहे हैं, जो हम समझते हैं कि उनकी भी भावनाएं, उनके भी साथी हमसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं। चुनाव को हम इस समय नहीं देख रहे हैं, हम जनता को तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर लोकतंत्र को अच्छी तरह से रखना है तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, उसके लिए हम माहौल तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि हम अभी चुनाव को नहीं देख रहे हैं, लेकिन सियासी पार्टियों की तो हर एक जो लाइन होती है, हर एक कदम होता है वो सियासी ही होता है। उससे आप इनकार नहीं कर सकते कि हम साफ सियासत नहीं देख रहे हैं, हम चुनाव नहीं देख रहे हैं। चुनाव तो देख ही रहे होंगे आप 2024 का। तो आपको लगता है कि अगर जी आप मेरा सवाल ये है ओंकार नाथ जी कि अगर ये सब पार्टियां साथ में जाती तो बीजेपी को एक चुनौती मिलती ना कि ये तैयारी कर ली है इन्होंने, अब ये हमारे मिल के लड़ेंगे। अब ये तो समय बताएगा कि ये पार्टी साथ में आती है या पार्टी साथ में नहीं आती है। अभी हमने इस पर कोई विचार नहीं किया है। पार्टी साथ में आने पर उनका भी अगर नुकसान है तो हमारा भी नुकसान हुआ है, तो हम इस पर नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन उनकी भावनाएं हमारे साथ हैं, वो हमारे इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। हो सकता है हमारे इस यात्रा के बाद वो भी कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि सरकार के प्रति वो अलग से करना चाहें, लेकिन जो एकता में ताकत होती है, मैं समझता हूँ अलग अलग रह के वो ताकत थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ये उन लोगों को सोचना है, लेकिन फिर भी हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। जी चलिए, मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब का रुख करता हूँ। मेजर साहब, आपने सुना अभी ओंकार नाथ जी कह रहे हैं हम तो सबको आमंत्रित कर रहे हैं, सब लोग आएँ, सब लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, तो आप लोग क्यों नहीं शामिल होते हैं इनके साथ?
देखिए, जैसा अभी अखिलेश जी ने कहा कि एक होता है एक जनरल इनविटेशन आप देते हैं, और एक होता है जब आप एक किसी बड़े नेता को व्यक्तिगत रूप पे आमंत्रित करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो भी एक उनका जो भी अभियान जो वो चला रहे हैं उसमें जुड़े। तो मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक कांग्रेस पार्टी द्वारा कोई व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित नहीं किया गया है उनको। जब वो करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वो उसमें शामिल होने का फैसला करेंगे, या तब उस पर विचार तो तभी कर सकते हैं जब उनको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया जाएगा। एक जनरलाइज्ड, क्योंकि वो उनका अभियान है कांग्रेस का, और जहाँ तक अभी देखा गया है जिस तरीके का समर्थन खास तौर पे जो साउथ इंडिया में राहुल गांधी को मिला है, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का विषय तो बना ही है। और काफ़ी टाइम बाद जो है मीडिया पे इसकी चर्चा भी हो रही है। काफ़ी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारणों से शायद नहीं हो रही थी, और अब होने लगी है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा अभियान है भारत जोड़ो, अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है। इस तरीके की पहल और एनजीओज़ हैं उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके की राजनीति 2014 से देश में हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों के जो राजनीति इस तरीके की हो रही है कि किसी तरह से बांटा जाए, किसी भी आधार पर बांटा जाए, कहीं भी बांटा जाए, तो ये देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है। एकता में ही ताकत है, देश में एकता होनी चाहिए, तभी आप पाकिस्तान से लड़ पाएंगे, तभी आप चाइना से लड़ पाएंगे। अगर आप केवल जाति या धर्म के आधार पर बढ़ते रहेंगे तो कभी भी देश जो है मजबूत नहीं होगा। जब देश मजबूत नहीं होगा तो जो व्यक्ति अपने घर में बैठा है वो भी कभी मजबूत नहीं होगा। एक न एक दिन उसका खामियाजा, जैसे जब आप देखते हैं कि बाहर से जब लोग आते थे और भारत पे राज कर चलिए, मुझे लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया। मैं अमित पुरी जी का रुख करूंगा। अमित पुरी जी, बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा में सभी को आमंत्रित किया। आपने सुना ओंकारनाथ सिंह जी ने कहा कि हमने सबको आमंत्रित कर दिया है और जिसकी इच्छा हुआ है। तो आपको लगता है कि ये जो आमंत्रण था, इसको अगर ऑफिशियली दिया जाता तो ये आप लोग के लिए चुनौती बनती? बसपा, सपा, सुभाषपा का तो हालांकि मुझे संदेह लगता है कि वो शामिल होती कि नहीं होती, लेकिन आपको लगता है कि सपा, कांग्रेस और बसपा एक साथ खड़े हो जाएं आके तो आपके लिए बड़ी चुनौती है? श्रेय जी, मैं चाहता तो ये था कि डिफरेंट शेड ऑफ ओपिनियंस अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल और भी सुन लेता तो एक साथ कहता, लेकिन कहते हैं कि चावल का एक दाना छू लेने से पतीली का जायज़ा लग जाता है, तो मैं उसी जायज़े के आधार पर ही बढ़ता हूँ। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में अभी 4 बड़ी बातें आई। 3 कांग्रेस से आई और एक समाजवादी पार्टी बड़े शौक से ज़माना उनकी दास्तां सुन रहा था, वही कह गए, सो गए कहते कहते और लिंक टूट गया। लेकिन खैर चलिए, कोई कह रहा था लोकतंत्र खतरे में है, कोई बता रहा था कि जनता को तैयार कर रहे हैं। मीडिया में चर्चा हो रही है जो पहले नहीं हो रही थी। किन्हीं कारणों से वट एवर द रीजन्स में भी। और उसी के साथ साथ किसी ने कहा कि सरकार को उखाड़ फेंकना इस भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। तो भाई, हम शुरुआत पहले मुबारकबाद से देते हैं। तेरे सफ़र में कौन हम सफ़र होगा, तेरे कारवां का कौन रहगुजर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो भी हो, आपके कदम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, और ऐसे समय में कांग्रेस के कदम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं कि 1977 के बाद कांग्रेस ने 2019 में अमेठी को खोया। 77 में सारी सीटें कांग्रेस की चली गई थी, जिसमें रायबरेली और अमेठी भी शामिल थी जी। और 2019 आते आते लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 1 सीट है और उसमें से भी अमेठी खो चुके हैं। तो 77 के बाद ये बड़ा पड़ाव था, और उस कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा पड़ाव था जो कहती थी कभी 27 साल बेहाल, अब 5 जोड़ दें तो 32 साल हो गए। अब बेहाल उत्तर प्रदेश में किसने किया? तो रीजनल पार्टीज़ की सरकार थी, जिसके खिलाफ आपने 27 साल बेहाल का देवरिया से दिल्ली तक का यात्रा की। कभी खाट की यात्रा करती है कांग्रेस, कभी घाट घाट यात्रा करती है। चुनाव बदलता है, खाट से घाट बदल जाती है, लेकिन अंत में ताज के झूमर के नीचे कांग्रेस खड़ी होकर बताती है यूपी में ये साथ पसंद है। अब ये स्थितियां आई क्यों? वो कांग्रेस पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी,
वो कांग्रेस पार्टी जिसके नाम पर किसी को टिकट दे दिया जाता था और वो चुनाव जीत जाता था, वहाँ से यूपी में कांग्रेस स्थिति में आई कि यूपी में ये साथ पसंद है, यानी कांग्रेस को किसी का साथ पसंद है। और अब हालात ये हो गए, जो मीडिया में चर्चा की बात अभी एक साथी कह रहे थे कि अब कांग्रेस के साथ यात्रा में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। 300 सीटों से कांग्रेस दहाई और दहाई से नीचे उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा में पहुंच गई, और कांग्रेस के साथ कौन जाएगा इसका औपचारिक निमंत्रण होगा कि अनौपचारिक, मैं इस बहस की सार्थकता और निरर्थकता में नहीं जाता, क्योंकि साहब ये सूबा उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है। आपने लोकतंत्र खतरे में कहा ना, तो लोकतंत्र तो इमरजेंसी में खतरे में आया था जब मुलायम सिंह जी ने 19 महीने की इमरजेंसी झेली थी। उस इटावा की धरती से, बड़ा सांकेतिक जिला है, एओ ह्यूम साहब जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी वो उसी इटावा के कलेक्टर रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। कई पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं, लेकिन आज की तारीख में हम एक बात बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रेफरेंस में, जहां से आपने सवाल की शुरुआत की थी और आप कहते सारी बातें की और वो बात नहीं की, हम एक बात बता दें, उत्तर प्रदेश जुड़ा जुड़ाया है। अभी यहां तमिल महोत्सव हुआ, काशी के अंदर दक्षिण से उत्तर तक का प्रधानमंत्री जी आए, तमाम शंखनाद हुआ। कुछ दिनों पहले 2-3 साल पहले दिल्ली में सूफी कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़ी, उसमें उत्तर प्रदेश के कई आलिमीन गए थे, मुझे मालूम है। तो भारत ऑलरेडी जुड़ा जुड़ाया है, और यहाँ का लाभार्थी वर्ग जो है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का, वो स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। बाकी जो कुछ सरकार उखाड़ने की कवायद के लिए ये यात्रा हो रही है, हॉर्सेस माउथ से कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम सरकार उखाड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो अब सरकार उखड़ेगी कि नहीं उखड़ेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का मिजाज ये है कि वो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के साथ खड़ा था और 2024 में भी खड़ा रहेगा। जी आशीष जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपका संपर्क टूट गया था जी। अच्छा, मुझे पता नहीं कहाँ से टूटा था। नहीं चलिए मैं दोबारा सवाल पूछ लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि जी मैं ये कह रहा हूं कि आमंत्रण दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा हमने सबको आमंत्रित किया है, सभी लोग आए, सभी पार्टियां आए और एकजुट हो, एकता का संदेश दें, तो आप लोग भी शामिल हो जाइए, क्या दिक्कत है। तो आपने उस पर ये कहा कि अभी हमें कोई ऑफिशियल निमंत्रण नहीं मिला है, तो एकता के लिए कोई ऑफिशियल निमंत्रण की जरूरत तो मुझे लगता नहीं है। वो तो अगर आप एक बड़े काम के लिए निकले हैं तो आप, अगर किसी ने संदेशा भी भिजवा दिया या आपको संदेश भी मिल गया तो आप शामिल हो जाइए। नहीं देखिए, ये कोई ब्लड डोनेशन कैंप तो है नहीं कि मैं जा रहा था, मैंने देखा और मैं ब्लड डोनेट करने चला आया। ये एक राजनीतिक दल द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जो उनका अभियान है। तो यदि उसमें किसी और राजनीतिक दल के किसी आप बड़े नेता को शामिल करना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से, मैं अपने घर में एक फंक्शन कर रहा हूं और मैं कह दूं जिसको भी भूख लगे आ जाओ खाने, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं आपसे कहूं कि भाई साहब आपको आना है और इतने बजे आपको आना है, तब आप जो है मेरे यहाँ पधारेंगे। तो उसका एक आमंत्रण देने का एक सलीका है हमारे देश में। आप उस तरह आमंत्रित करेंगे तो मैं समझता हूँ ज़रूर, जिसको भी आप आमंत्रित करेंगे तो मैं समझता हूँ वो ज़रूर आएगा। और भारत जोड़ो एक अच्छा अभियान है, अच्छा नाम दिया गया है। ज़रूरत है आज ऐसे एक अभियान की देश में कि जहाँ जो आपसी भाईचारा जो कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिख रहा है राजनीतिक लाभ के कारण देश में। आप एक माहौल देखिए कि आज देखा जाए तो वोट जो है पड़ रहा है वो विभाजन पे पड़ रहा है। कोई ये देख के वोट नहीं दे रहा है कि इसको वोट इसलिए दे दो कि ये अच्छा काम करेगा। कोई एक न एक या तो धार्मिक रूप से या जातिगत आधार पे कहीं ना कहीं एक डर, एक ऐसा एक भय पैदा किया जाता है कि यदि वोट नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस तरीके का प्रचार जो है अंडर करंट जिसे हम कहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और उसी पे वोटिंग हुई है।
लेकिन कोई भी चीज़ जो होती है वो एक समय सीमा तक ही चलती है। उसके बाद व्यक्ति ये सोचने लगता है कि जैसे आज जो महंगाई है, जो किस सीमा पे पहुंच गई है, जिस तरीके से लोगों की नौकरियां कम हो गई हैं, तो ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है लोगों के दिमाग पे छाने लगते हैं और परिवर्तन आता है। जैसा कि अभी जो हाल में जो चुनाव हुए, देश में कई जगह चुनाव हुई और भारतीय जनता पार्टी को गुजरात छोड़ करके सब जगह नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं वो एक संकेत दे रहा है कि जो जिस तरीके की राजनीति आपने आगे चलाई उसमें आपको फायदा निश्चित रूप से हुआ, लेकिन फायदा जो लोग जिन्होंने वोट दिया उनको नहीं हुआ। उसमें आपके अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी शामिल हैं। कभी नहीं उनको भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं फायदा नहीं हो रहा है। तो जो बदलाव है अब वो तो वैसे वक्त ही बताएगा। हर एक पार्टी जो है वो कहती है कि हाँ उन्हीं का सबसे अच्छा है और इस तरीके की बातें रखी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत मिलने दिख जाते हैं। तो अगर हम उन संकेतों को देखें तो बदलाव एक नजर आने लगा है। जी बिल्कुल। DS मिश्रा जी का मैं रुख करूँगा। DS मिश्रा जी, ये बताइए कि वही सवाल मेरा भी आपसे भी है कि आप लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि संदेशा दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में हम शामिल होंगे, ये तो बहन जी का अपना निर्णय। बहन जी अभी इस तरह के किसी भी तरह के निर्णय में नहीं आई हैं। आमंत्रण के लिए सलमान खुर्शीद जी गए थे, जैसा कि अब सबको पता भी होगा, लेकिन उसमें किसी भी तरीके का बहन जी ने कोई ना आश्वासन दिया है। हाँ, शुभकामनाएं दी हैं। जब कोई भी जाता है कि एक औपचारिक तौर पर किसी के यहाँ जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको शुभकामनाएं दी जाएंगी। मेरे विचार से तो सबसे बड़ी चीज यह है कि क्या भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करने के पहले ये मसले नहीं उठाए जाने चाहिए थे कि सारे लोग बैठते, सारे लोग एक साथ आपस में आते और आने के बाद तब इस अभियान की शुरुआत होती, जो 7 अगस्त को एकाएक शुरू किया गया या कांग्रेस की अपनी वो रही है। तो आदरणीय राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा एक चीज है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर, तो कन्याकुमारी से कश्मीर की चढ़ाई बहुत ऊंची है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस का कोई विशेष अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन अगर ये ऊंची जो हमेशा सुनते आए होंगे आप कि कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा, अब की बार कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा शुरू हुई है। थोड़ा सा चढ़ाई है, संघर्ष है, लेकिन हम बहन जी ने शुभकामनाएं दी, हम लोग भी शुभकामनाएं देते हैं। हाँ, ये निश्चित तौर पर ऐसे होना चाहिए था कि पहले प्लानिंग करते, पहले जिस चीज के लिए आज परेशान है कांग्रेस, ये चीजें इनको पहले उठानी चाहिए, पहले इस विषय पे विचार विमर्श करना चाहिए। अब आप अपने अभियान को छेड़ दिए हैं, अब उसके बाद आप निमंत्रण देते रहें, वो करते रहें, तो ये कहीं न कहीं मुझे तो आप उत्तर प्रदेश में अब आइए तो आपको निमंत्रण मिल रहा है। अब आप दक्षिण भारत में तो बसपा को निमंत्रण मिलता नहीं। भाई दक्षिण भारत में बसपा क्या, बसपा तो पूरे प्रदेश देश की पार्टी है। कहीं ऐसा है नहीं जहां दलित न बसपा हो। भारत का हृदय है दलित, कहीं पे भारत का कर्म है दलित, भारत का परिश्रम है दलित, भारत की उन्नति में दलित का समाज का रोल है। तो ऐसा नहीं है कि दलित को आप किसी तरीके से उपेक्षा करके और बहन जी की उपेक्षा करके आप कोई राजनीतिक चीजों को, ठीक है हम वहां पे कितने % वोट पा रहे हैं बात अलग है, लेकिन हमारी जो पब्लिक की जो आंतरिक जो पिछड़े दलितों की वो है बहन जी के प्रति, वो संवेदना बहुत बड़ी है। उसको ठीक है हम वोट में कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कितना नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये समय की बात है, लेकिन जो आस्था है, देखिए उतनी बड़ी आस्था किसी भी दल के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है जो बहन जी के पास उनके वोटर्स की है। वो उनको कहीं ना कहीं एक ऐसे श्रद्धावान भाव से देखते हैं और निश्चित तौर पर आने के बाद हो सकता है कि बहन जी का आगे जो निर्णय होगा हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए मैं हेमंत तिवारी जी का रुख करूँगा। हेमंत जी, भारत जोड़ो यात्रा, उत्तर प्रदेश, कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की अगर गणित की बात करें तो उसकी विधानसभा में सीटें, लोकसभा में सीटें, इसके बाद आमंत्रण, तो आपको लगता है ये सारे जो पैरामीटर में अभी मैंने बात की, ये इस पैरामीटर में कांग्रेस के जो अलावा दल हैं उनको लगता है कि इनके साथ अगर हम खुल के जाएंगे तो हमारा कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, या फिर कुछ और वजह? नहीं, 6 महीने आपकी प्रस्तावना और उसके बाद सारे सवाल सुने, मुझे नहीं लगता इस विषय में और कोई प्रश्न और बचते हैं। जितने सवाल हो सकते मैं इसको का विषय कुछ खंडों में उत्तर देता हूँ। एक तो अभी DS मिश्रा जी हमारे PSP के नेता हैं, इन्होंने भी एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई हैसियत करीब नहीं भाषा। तो श्रीमान जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके पास मात्र एक विधायक और कांग्रेस के पास विधायक है, वक्त आपका
उनके पास उत्तर प्रदेश से पार्लियामेंट में 1 मेंबर है, लोकसभा में आपके पास 10 है, ये फर्क है। तो फिलहाल जब आपकी खुद की सेहत ठीक न हो तो दूसरे की सेहत के बारे में लगता है टिप्पणी से बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है उससे लोग इत्तेफाक करें, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सब कुछ हो रहा है इसको 2 अलग अलग हिस्सों में समझा जा सकता है। एक तो देखिए, एक बहुत बड़ी थीम है, इस थीम से जो हटा वो कटा, वो पिटा, वो टूटा, वो सिफर। इस देश की सियासत की सबसे बड़ी, आप पहले उत्तर प्रदेश संभाल, उत्तर प्रदेश बिगड़ेगा तो आप बिगड़ जाओगे, आप कहीं होगा कांग्रेस साहब। जब से उत्तर प्रदेश से कमजोर हुए देश में उनकी बहुत मजबूत स्थिति लगातार क्रमशः ऐसे नहीं बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो दशा है करीब उसी तरीके से है जैसे कोई बहुत अधिक बीमार हो, निशक्त हो, अशक्त, और उसका मर्द जो है वो लाइलाज हो गया हो। मतलब वो जो दिक्कतें हैं वो गले तक पहुंच गई, जिसके लिए बहुत मेजर ऑपरेशन, डॉक्टर साहब बैठे हैं, समझ सकते हैं, बड़े मेजर सर्जरी की जरूरत है। दुर्भाग्य कांग्रेस ने उस सर्जरी की तरफ भी पाया जा सका। तीसरी बात जो है, इसमें कोई शक नहीं, हिजाब के कार्यकर्ताओं के चेहरे उतरे हुए बरसों की थकान आपकी आवाज बहुत इको कर रही है भाई साहब, आपकी आवाज बहुत इको कर रही है, थोड़ा क्लियर नहीं है, या तो स्पीकर। अब इसको हमारे तकनीकी लोग जाने। मैं कह रहा था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अशक्त, निशक्त या जितने विशेषण लगा सके उस स्थिति पहुंचे। चलिए, मैं हेमंत जी, मैं आपसे दोबारा संपर्क में करूंगा, आपकी आवाज बहुत इको कर रही है। मैं तब तक एसएम अशरफ जी का रुख कर लेता हूं। एसएम अशरफ जी, भारत जोड़ो यात्रा की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, सबने अपने अपने पक्ष रखे, सबने कहा शुभकामनाएं। खैर, बसपा ने थोड़ा सा अलग रुख कर रखा और बसपा ने कहा कि साहब हमें पहले बताना चाहिए था जब यात्रा शुरू की, आप क्यों बता रहे हैं, आप जब उत्तर प्रदेश में आए हैं। सपा ने कहा कि हमें ऑफिशियल निमंत्रण नहीं रखा मिला। तो एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप जी, ये केवल बसपा की बात नहीं है। जो चीज आज कांग्रेस करना चाहती है, इस चीज को पहले से ही इनको वो प्लान करना चाहिए ना। जब आप रास्ते में, आधे रास्ते में आ गए, आप चढ़ाई पर चढ़ने में आपको समस्या हो रही, क्या तब का ये रुख है, या आप पहले से इस तरह के प्लान किए थे कि हम उत्तर प्रदेश में जब एंट्री करेंगे उसके बाद हम सबको आमंत्रण देंगे? आमंत्रण की ये तो कांग्रेस तो कह रही है ना, कांग्रेस तो कह रही है कि हमने सबको आमंत्रित किया है। तो आपको अगर 2024, आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो 2024 में आपके लिए चुनौती है, बड़ी चुनौती है? अगर आप 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो उसको रोकने के लिए आपको लगता है कि आप अकेले, आपको लगता है कि आपकी एक विधानसभा की सीट है, ठीक है, इस वक्त अभी जो ताजा चुनाव हुए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि आप अकेले दम पर बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? समय काल परिवर्तनशील है। ऐसे कभी बीजेपी भी 2-4 सीट पे रहती थी और हम भी कभी बहुमत में रहे हैं। ये तो राजनीतिक उतार चढ़ाव है। राजनीति में कभी भी जब वो लाइन बराबर पे नहीं रहती है, ऊपर से नीचे होती रहती है। और निश्चित तौर पे 2024 में क्या जो असंतोष, तो मतलब आपकी नाराजगी है कि आपका कहना है कि हमें शुरुआत में बताना चाहिए था, आपने शुरुआत में नहीं बताया। चलिए, मैं अशरफ साहब का रुख करूंगा, ठीक है, मैं आपको रोकूंगा, मैं अशरफ साहब का रुख करूंगा। अशरफ साहब ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा में सबको बुलाया जा रहा है, ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि हमने तो सबको बुला दिया, यात्रा में शुरुआत कर दी, लेकिन कोई भी बड़ा चेहरा, राहुल गांधी तो कांग्रेस के हैं, लेकिन कोई भी बड़ा चेहरा राजनीतिक रूप से किसी भी स्टेट में कोई बड़ा चेहरा आपको क्यों नहीं जुड़ा दिखा जो विपक्ष में है? देखिए, मैं अभी इस यात्रा को थोड़ा दूसरे पहलू से ले रहा हूँ। इस यात्रा की सबसे जो अहम चीज़ थी कि राहुल गांधी के बारे में इतना ज़्यादा परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया था कि ये जनता की ना बात कर सकते, ना जनता की लड़ाई लड़ सकते। तो इनको अपनी एक नई इमेज के साथ एक री इन्वेंशन कहिए कि होना था,
जिसको बहुत प्लान करके ये यात्रा जो हो रही है, इसका पहला मकसद है राहुल गांधी को ये बताना जनता के बीच में जाके कि साहब जो हमारे बारे में इनके आईटी सेल ने या बीजेपी ने जो प्रचार किया है वो हम नहीं है, हम आपकी बात उठाते हैं। और जनता से कनेक्टिविटी बनाने का उनका बेसिक मकसद था, जिसमें मुझे लगता है बहुत हद तक वो कामयाब हुए। अब ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को यह था कि अगर वो उसको ग्रैब कर सकते थे तो उसको ग्रैब करते। वजह उसके पीछे क्या थी कि राहुल गांधी का बचपन एक ऐसे माहौल में गुजरा जो सुरक्षा कारणों से डर के साए में गुजरा। तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो गई कि उनकी जो जबान थी वो घर के अंदर, उनकी जो एजुकेशन रही तो उसमें अंग्रेजी तो उनके साथ ठीक ठाक रही, लेकिन हिंदी कम्युनिकेशन में वो कमजोर रहे। हर वो बात वो बोलते थे हिंदी में जो अंग्रेजी से ट्रांसलेट होती थी, तो लोगों तक सही बातें नहीं पहुंच पाती थी, शब्दों का चयन ठीक नहीं हो पाता था। आज जनता के बीच जाने से राहुल गांधी को सबसे बड़ा हुआ कि उनकी अपनी एक इमेज बिल्ड करने का उनको मौका मिला, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ। और रहा सवाल शामिल होने का, यात्रा राहुल गांधी ने चूंकि जो कॉल दिया, कॉल यही थी भारत जोड़ो, मतलब जो भी यहां माहौल है उसके खिलाफ आप लोगों को एक साथ इकट्ठा होना है। ये इन पॉलिटिकल पार्टीज को तय करना, एक बात दिमाग में रखिएगा, अगर बीजेपी के साथ वाकई मुकाबला आपको करना है तो ये सब चीजें कि हमें बुलाया नहीं, हमें बताया नहीं, अभी क्या कह रहे हैं आशीष चतुर्वेदी साहब कि साहब कोई खाना कोई दावत होगी, दावत नहीं है। अगर इसको ये यात्रा ये मानते हैं कि जनता से सरोकार मुद्दे की यात्रा है तो फिर आपको दावत का इंतजार नहीं करना है, आपको खुद एक कॉल दे देनी थी कि हमारी पार्टी उसमें शामिल होगी, ना जाते आपके शीर्ष नेता। ठीक उस तरह से जैसे शरद पवार नहीं गए तो उन्होंने सुप्रिया सुले को भेज दिया, ठाकरे साहब नहीं गए तो उन्होंने आदित्य ठाकरे को भेज दिया, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ठीक है हम उनका वेलकम करेंगे। ये आपको तय करना है कि आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब ये हुए हैं कि उनको सीधे जनता से संवाद करने का मौका मिल रहा है। जो छवि उनकी आज 3 महीने के अंदर आप डिफरेंस देखिए कि आज उनके भाषणों में भी 17 मिनट का जो भाषण लाल किले उन्होंने दिया है उसको एक क्रिटिसाइज करने के लिए जो है हमारे अमित पुरी साहब कर सकते हैं जो कि बीजेपी से हैं वो, लेकिन अगर एक आम आदमी उसको एनालाइज करेगा तो ये लगता है कि उनकी बातों में कॉन्फिडेंस था, जो वो बोलना चाहते थे वो बोल के गए। उन्होंने कहा कि ध्यान भटकाया जा रहा है इसलिए कि आपको लगता है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है इसका सबसे बड़ा मोटिव था परसेप्शन चेंज करना राहुल, तो वो उसमें वो कामयाब हैं। अब उसमें ये लोग हाथ धो लेते हैं, घर ये माहौल बनाते हैं। कांग्रेस तो ये कहती है ना कि भाई हम तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ताकि पूरे देश में एकता हो, जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं वो उनको दूर करें। भाई राहुल गांधी ने ये बात साबित किया है कि कहनी है जो बात बेबाक कहा कर, दहशत के साथ हक की हिमायत नहीं होती। आप हक की बात भी कर रहे हो, दहशत भी आपको है। अगर आपको जनता के मुद्दों को लेना है तो आपको आना होगा, खुद कॉल देनी होगी। अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो नहीं आइए। जी, मैं ओंकार नाथ जी के पास जाता हूं। ओंकार नाथ जी, आपने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा सियासी यात्रा नहीं है, लेकिन जिस तरह से एसएम अशरफ साहब ने अभी इसका डिस्क्राइब किया कि परसेप्शन चेंज हो गया, राहुल गांधी का परसेप्शन चेंज हो गया, 17 मिनट का भाषण उन्होंने दिया, उस भाषण को अगर आप सुनिए तो आपको लगेगा कि वो जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। उनका कहने का जो लब्बुल लुआब था वो यही था। तो आपको लगता है कि इस यात्रा का फायदा आपको सियासी रूप से मिलेगा? देखिए, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी जो एक बात कही हमारे मित्र ने बसपा के, ये मैं उनको बता दूं, ये यात्रा जो है उदयपुर चिंतन शिविर में तय हुआ था कि एक यात्रा निकलेगी और वो यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं होगी, कांग्रेस उसका संचालन करेगी और उसको लीड करेंगे राहुल गांधी जी। और उसमें बहुत सी एनजीओ जुड़ी हुई हैं, बहुत सी अन्य संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो उनके साथ साथ चल रही थी। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ जो जिनको जुड़ना था वो इसमें आगे आते गए। जैसा भी अशरफ साहब ने बताया कि शरद पवार जी ने अपने सुपुत्री को भेजा, उन्होंने ठाकरे जी ने भी क्या कहते हैं अपने सुपुत्र को भेजा। तो इस तरह से आदित्य ठाकरे जी को, तो इस तरह से जो लोग जुड़ते गए तो वो हमारा एक उद्देश्य था। और जब हम उत्तर प्रदेश में आए तो हमने सोचा, हमारे नेता ने सोचा कि भाई क्यों ना हम यहाँ के लोगों को भी आमंत्रित करें, ये लोग भी क्या कहते हैं हमें दें। तो हमें जो हमारा उद्देश्य था वो हमारा पूरा हो गया, सब लोगों की शुभकामनाएं मिली। नहीं, बसपा का तो कहना है, वो तो कह रहे हैं कि आपने बीच में क्यों बताया, आपको शुरुआत में बता देना चाहिए। बसपा का कहना है कि वो तो आपको बीच में बता रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जब जनता का, सुनने दीजिए मिश्रा जी, सुनने दीजिए ओंकार नाथ जी को, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मिश्रा जी सुन लीजिए। जब जनता का कनेक्शन मिलना शुरू हुआ और हमें लगा कि हाँ भाई ये एक ऐसी यात्रा है जो आगे बढ़ के और जनता इसको थाम रही है हाथों हाथ, तो सब लोग को एक हो जाना चाहिए। तब हमने आपको आमंत्रित किया
और तब हमने ये किया, जहाँ जहाँ हम बढ़ते गए वहाँ किया। ये कोई सारी राजनीतिक पार्टियों को मिला के बात नहीं करने की थी, और नहीं ये हो पाता इस तरह से। आप देखिए, अगर ये कोशिश भी करते तो उसमें 10 तरह की बातें आती कि कौन लीड करेगा, कौन क्या करेगा। हमने एक चीज़ बनाई, उसको हमने आगे बढ़ाया। आपकी शुभकामनाएं मिल गई, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और आगे क्या फैसला होगा नेताओं का, वो नेता करेंगे। जैसे अब किसी के पास इन्विटेशन नहीं पहुंचा, जैसे मेजर साहब ने बताया, हो सकता है उस समय तक न पहुंचा हो जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बाद में पहुंच गया हो। जैसे बता रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब उनसे गए थे बहन जी से मिलने के लिए, तो ऐसे ही हो सकता है उनसे भी कोई मिला हो बाद में। तो जो निर्णय वो लेंगे उनका निर्णय है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। चलिए, इसमें हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यात्रा में नहीं आएंगे तो कुछ हो जाएगा। और एक बात वो सुरेश भाई और बताना चाहता हूँ, हमारे भाई अमित पुरी जी ने दो बातें बड़ी अच्छी बताई। इमरजेंसी की याद दिलाई और 84 की याद दिलाई। इमरजेंसी में जनता ने हमको सबक सिखाया, और 84 में भी जो क्या कहते हैं, उसके बाद हमने अगर कुछ गड़बड़ किया तो उसमें भी जो 89 में हम चुनाव हारे। लेकिन उसके बाद आप सोचिए कि 77 के बाद हम 80 में जीते, 84 में जीते, और 89 के बाद हम 2004 में 1991 में जीते, 2004 में जीते, और 2009 में जीते। हम उसके बाद 5 चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन अभी हमारे मित्र वो 84 के दंगों की याद कर रहे हैं और उसकी याद कर रहे हैं 77 की। देखिए, आप उसको जानते हुए आप अपनी गलती नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जो गलती कर रहे हैं उसकी सजा भी जनता आपको देगी। जिस तरह से आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो आपके खिलाफ है उसके यहाँ रेड करा रहे हैं, मतलब हर तरह से आप सोचते हैं कि आपकी बात को ही सच माना जाए, किसी दूसरे की बात को सुनने का भी न रखा जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये आपको आगे चल के बहुत तकलीफ दे होगी। और अमित पुरी जी, आप देखिएगा आने वाला समय आपको इसका जवाब देगा। जी बिल्कुल। मेजर साहब, आप ये बताइए कि ओंकार नाथ जी कह रहे हैं कि हम तो इनविटेशन हो सकता है मिल जाए, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अखिलेश यादव जी को पर्सनल इनविटेशन मिलता है, तो तब उस स्थिति में फिर तो शामिल होंगे ना। फिर आप कह रहे थे कि अभी कोई दावत भी होती है तो उस दावत में इनवाइट किया जाता है। हालांकि ये तो सियासी लड़ाई है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। जो विपक्ष कहता है, जो विपक्ष जिस चीज़ का दावा करता है और दावा करते हुए यही कहता है कि हमें बीजेपी को रोकना है, तो कोई ये पर्सनल दावत की बात नहीं है। लेकिन चलिए, आपकी बात तब भी माननी मैंने, अगर आपको एक इन्विटेशन मिलता है तो क्या उस स्थिति में फिर अखिलेश यादव शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे? मैं समझता हूँ इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई जो है, या तो वो स्वयं या फिर कोई ना कोई जो उनके द्वारा डिप्यूट किया जाएगा, निश्चित रूप से कोई ना कोई शामिल जरूर होगा फिर ऐसी स्थिति में। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये एक सियासी एक तरीके से, क्योंकि ये कांग्रेस का अभियान है, तो कोई ऐसे बस कि वो चल रहा है तो उसमें जाकर के शामिल कैसे हो जाएगा, ये बात यहाँ समझने वाली नहीं। अभी ओंकार नाथ जी ने सारी चीजें क्लियर की है। मेजर साहब, किसी ने कहा, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, उन्होंने सब क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि कैसे, क्यों हमने जब उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई तो उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया, उससे पहले दक्षिण भारत में आमंत्रित किया। जब व्यक्तिगत रूप से कोई जब व्यक्तिगत रूप से कोई आमंत्रित करेगा तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा, या तो वो स्वयं या फिर कोई उनके द्वारा किसी किसी को व्यक्तियों को या किसी लोगों को कुछ ऐसे भेजा जाएगा। हो सकता है, क्यों नहीं, ज़रूर है, वो ज़रूर भेज देंगे किसी ना किसी को। जब उन तक ये बात पर्सनली अगर उनसे कही जाएगी तो क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे, उस चीज़ की बात नहीं। और जहाँ तक अभी मैं सुन रहा था, किसी ने कहा कि इससे राहुल गांधी की जो इमेज है, ये डेफिनेटली ये बात सही है कि उनका जो इमेज है वो 3 महीने पहले और अगर आज आप देखें तो काफ़ी बहुत लोगों का नज़रिया उनकी तरफ बदला है। ऐसी बात नहीं है, इससे उनको व्यक्तिगत रूप से निश्चित रूप से फ़ायदा मिला है। आने वाले चुनाव में 2024 में उनको यूपी में शायद उतना कुछ ऐसा फ़ायदा सीधे तौर पे ना मिले, लेकिन बाकी जगह उनको निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इससे फ़ायदा मिलने वाला है। जी चलिए, डीएस मिश्रा जी, आप कुछ बीच में बोल रहे थे तो मैंने उस समय टोका था, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी नहीं, मैं हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा ना कि उदयपुर से जहाँ से उनकी यात्रा का प्लान बना था, वहां पे उन्होंने कहा कि बहुत सारे एनजीओ, तो एनजीओ और राजनीतिक दलों में बहुत अंतर होता है। देखिए, एनजीओ का सोच, एनजीओ के कार्य, राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल की सोच सब अलग है। तो इसलिए एनजीओ आपके साथ है, स्वागत है उनका, कोई बात नहीं है। राजनीतिक दल आपके साथ है कितने, ये अलग चीज हुई। निश्चित तौर पे अभी जो मतलब पर्सनली राहुल गांधी जी का जो
परफॉर्मेंस है वो निश्चित तौर पे बेटर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी हमारे सपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि निश्चित तौर पे यहाँ यूपी के अलावा बाहर तो हो सकता है कि साउथ में तो विशेष रूप से लाभ मिलना चाहिए मुझे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अपना एक अलग सोच है। बहन जी एक ऐसी रणनीतिकार हैं, वो अपना निर्णय अपने पास में ऐसे समय पे करती हैं कि जब राजनीति चौंकाने वाली होती है। तो बहन जी का अपना एक व्यू है, बहन जी की अपनी सोच है, वो अपनी सोच और विचारधारा के साथ किस तरह से इस यात्रा के साथ या गैर साथ रहना है, ये उनका फ्यूचर प्लान जो भी होगा वो अपना निर्धारित करेंगे। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा उसमें वक्तव्य की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो जो आने वाले दिनों में एक बैठक होने जा रही है उसमें कुछ इस पर चर्चा होगी, कुछ ऐसे उस पे इसको मुद्दा बनाया जाएगा कि शामिल हो ना शामिल हो, क्योंकि बैठक भी तो होने जा रही है ना आपकी। देखिए मेरी बात आप समझिए ना, पूरी मैं बताऊं आपको, पूरे दलीय स्थिति में आप देख लें, चाहे जिस दल में जो व्यक्तिगत बहन जी के आधार है वोटर का, वो बहन जी के अपने व्यक्तिगत भाव में है, उनकी अपनी एक पकड़ है उन पर। तो उस तरह से निर्णय भी हमारे जो बसपा सुप्रीमो है उनका निर्णय होगा। हो सकता है कि वो जिस तरह का निर्णय लेंगे वो सामने आएगा। जी ठीक है, चलिए हेमंत तिवारी जी से हम लोग की चर्चा में ब्रेक लग गया था, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम थी। हेमंत जी मुझे ये बताइए कि इस चर्चा के दौरान एक बड़ी चीज़, एक बड़ा पॉइंट सामने आया है जो SM अशरफ जी ने उठाया था। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि राहुल गांधी का परसेप्शन बदल गया है। राहुल गांधी का जो लोगों से मिलने जुलने का तरीका था, लोगों से राब्ता बनाने का तरीका था या भाषण देने का तरीका था, वो अब परिपक्व हो चुका है। आप सहमत हैं इस बात से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये सही बात है। और ये मत समझिएगा, आप खाली जानिएगा कि बढ़ी हुई दाढ़ी है, राहुल गांधी की बढ़ी हुई दाढ़ी इस देश में हजारों लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ताजगी दे रही है, ऊर्जा दे रही है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां कांग्रेस वर्षों से बीमार है, बीमारी उसके गले तक पहुंच चुकी, मेजर सर्जरी की जरूरत वर्षों से है, वहां भी लोग उत्साहित हैं। लेकिन जो बाकी दलों के लोग कैसे आप कैसे अंदाजा लगा ले, कैसे स्वीकार कर लें कि कांग्रेस के एक नेता जो अपनी बड़ी ब्रांडिंग कर रहा है, एक पॉलिटिकल ब्रांडिंग कर रहा है पूरे देश के हर हिस्से में, उसके नेतृत्व वाली यात्रा में अखिलेश यादव को निमंत्रण चाहे तो छपा के दे दे, क्यों जाएंगे? एक सांसद, 2 विधायक वाली पार्टी का जो नेता, उसकी यात्रा में किसको शामिल नहीं शामिल, कोई नहीं शामिल, छोटे दल नहीं है। नहीं, क्यों नहीं शामिल होंगे? मतलब क्यों हेमंत जी, आपको क्या लगता है क्यों शामिल नहीं होंगे? इससे सियासी नुकसान हो सकता है क्या? देखिए, जितने महत्वपूर्ण दल है सबके साथ कांग्रेस का समय समय पर समझौता, और समझौते के बाद निराशाजनक परिणाम देखा गया। 2017 में इन्हीं अखिलेश यादव के साथ दोस्ती हुई, आपने देखा। उसके पहले कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन हो चुका है, राजभर में बहुत बार बात लग चुकी है। तो कांग्रेस चूंकि उत्तर प्रदेश में मेजर प्लेयर नहीं है, तो कांग्रेस कभी किसी कार्यक्रम में क्यों जाए? और इससे एक बात और साफ होगी कि 2022 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अभी तय हो गया है कि सब जितने वो क्या कहते हैं ना कि सबके अपनी अपनी राहें जुदा रहे। अगर हम आप सोचें कि भारतीय जनता पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स के सुमो पहलवान को चैलेंज देने के लिए तमाम पहलवान इकट्ठा होंगे और उसकी उम्मीदें छोड़ दें, अगर कोई ऐसा सोचते हैं, सब अपना अपना लड़ेंगे, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, और ऐसे सब ने अपना अपना लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को अविजीत स्थिति में पहुंचा दिया है। तो पहला संकेत इस यात्रा में निमंत्रण, आमंत्रण, बुलाने, समझाने का जो एक मकसद था, वो एक संदेश देके जा रहा है कि जो दशाएं 2019 में थी वो 24 में नहीं होने वाली। 2019 में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन, महामारक गठबंधन, यानी मायावती मुलायम सिंह, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक मिलन हुआ था। उसके बाद जो परिणाम आपने देखे थे, अब वो मिलन संभव नहीं है। और हमको तो लगता है कि अब किसी का कोई मिलन संभव नहीं है। छोटे दलों से कुछ बड़े दल जरूर समझौता करेंगे,
लड़ाई बड़ी तेज होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए धीरे धीरे मैदान खुला छोड़ने की प्रक्रिया दिखाई पड़ेगी निकट भविष्य में। प्रथम दृष्टया इस यात्रा के आमंत्रण निमंत्रण और जिस तरीके की सब साफ सफाई सुनने को मिल रही है उसको देखो, बहन जी कहीं जाने वाली नहीं है, अकेले चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव जयंत चौधरी फिलहाल फिट है, एक आध छोटे मोटे दल देखेंगे, बसपा सपा मिल नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी एक आधा और पार्टनर पुराने पार्टनर ढूंढेगी और साथ चलेगी और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है इस सब कुछ सारा सामर्थ्य उसके पास है, किस्मत उसके साथ है। जी बिल्कुल अच्छी जी सरकार का परफॉर्मेंस न होने के बावजूद जनता उसको वोट दे रही वह जो जीता वही सिकंदर, और जो लगातार जीता वो सिकंदर आजम। तो भाजपा तो सिकंदर आजम की पोजीशन में आज की तारीख में है। ठीक है हेमंत जी, ठीक है। मैं अमित पुरी जी का रुख करूंगा। अमित पुरी जी, अभी हेमंत तिवारी जी ने भी कहा, अशरफ जी ने भी कहा कि भाई राहुल गांधी का परसेप्शन बदला है, तो आपको लगता नहीं कि ये भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ी चुनौती है, और राहुल गांधी का अगर परसेप्शन बदला है तो वो भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में? मैं आता हूँ, ये परसेप्शन के क्वेश्चन को भी एड्रेस करूँगा, रियलिटी और फैंटेसी को भी एड्रेस करूँगा। असल में जो यह मसला अभी बहस में चल रहा है वो आमंत्रण तो सब एक कैमोफ्लाजिंग है। असलियत ये है कि कांग्रेस की तरफ से आया कि उदयपुर के चिंतन शिविर से ये यात्रा निकली और एनजीओ से निकली, और क्यों निकली वो सब बड़ी लंबी बात है, मैं उसमें नहीं जा रहा अभी फ़िलहाल। लेकिन कांग्रेस के मित्र भूल गए 1991 में पंचमढ़ी में भी एक सम्मेलन हुआ था श्री नरसिम्हा राव जी की प्रधानमंत्रित्व और अध्यक्षता के कार्यकाल में। संकट वहीं से है, और इसीलिए आपने गैर क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों को सुना, गैर भाजपाई सपा और बसपा को, वो हटते बचते इस यात्रा के बारे में जो कमेंट्स हैं वो, और सब कह रहे हैं सब जगह बढ़ेगी कांग्रेस लेकिन यूपी में नहीं बढ़ेगी। असल में कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन की राजनीति भी हो लेकिन उसके डिक्टेट और टर्म्स एंड कंडीशन पे हो, बड़े भाई की भूमिका में रहे। और यहाँ जो ये दोनों क्षेत्रीय दल हैं ये तो कांग्रेस के वोट शेयर को ही शेयर करके उत्तर प्रदेश में कभी पावर तक भी पहुंचे और एब्सोल्यूट पावर तक अपनी सरकार बनाई, इसे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वोट शेयर तो कांग्रेस का ही था जिस वोट शेयर के आधार पे बनाई। अब वो वोट शेयर कांग्रेस को फिर शिफ्ट हो जाए ये उनको कबूल नहीं। कांग्रेस अभी हुआपो में कि पंचमढ़ी के रास्ते पे चले, नो कॉम्बिनेशन नो अलायंस, या उदयपुर के रास्ते पे चले कि एक लिबरल ब्रिगेड बनाई जाए, एक माओइस्ट फोर्सेस की ब्रिगेड बनाई जाए, जो आजकल लुटियन जोन का गैंग, खान मार्केट गैंग पिछले 8 साल से इस देश में चल रहा है। चीन की फौज पिट रही है और भारत के कांग्रेस के नेता भारत जोड़ते समय बता रहे हैं कि भैया भारत की सेना पीछे हट रही है। तो परसेप्शन किसका बना है? इससे पहले राहुल गांधी जी निकले थे पार्लियामेंट में, कलावती जी का चर्चा बहुत की थी, विदर्भ की चर्चा की थी, तब भारत समझने की यात्रा पे निकले थे 10-12 साल पहले। तो इतना भारत समझा कि कांग्रेस आज इस स्थिति में आ गई कि वो मेजर लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल से भी हट गई। अब भारत जोड़ने की यात्रा में उनको चीन पीटता हुआ और भारत पिटता हुआ दिख रहा है। तो अब अगर ये परसेप्शन ओवरवेलमिंग परसेप्शन है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो इस देश की जनता बताएगी कांग्रेस को। मैं आज टीवी पे कोई दावा कर दूं तो आप कहेंगे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अपनी पैटिंग करके चले गए, अपनी पीठ थपा के चले गए, या उनकी चेस्ट थंपिंग करके चले गए। मैं कुछ नहीं करने जा रहा। ये पब्लिक है हुजूर, ये सब जानती है, ये वक्त पे जवाब देती है, और कांग्रेस को 30 साल बाद ये कहने पे मजबूर करती है कि 84 में हमने गड़बड़ की थी। तब तो आपके सबसे बड़े नेता ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। सिखों के गले में जिंदा टायर जलाए गए, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, तब धरती हिलती हुई कांग्रेस को दिखी थी। आज 35 साल बाद कांग्रेस बता रही है कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन हम 5 बार जीत गए, कुछ गड़बड़ हो गई थी। 77 में आपने लोगों के नाखून तक निकलवा लिए इमरजेंसी में, वीरेंद्र अटल के बरेली के अंदर लोगों की किडनी फेलियर हो गए, जयप्रकाश जी काल कलवित हो गए उसी इमरजेंसी के दौर से। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को किडनी की प्रॉब्लम हुई। एक नाम बताऊं, तमाम तर विपक्ष के लोगों के लिए काल कोठरी बन गया था देश, और आप कहते हैं कुछ गड़बड़ हो गई थी। जस्टिस HR खन्ना को सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा देना पड़ा। आर्मी के जनरल्स के प्रमोशंस के अंदर आपने स्केटलिंग की कि माई गवर्नमेंट की तरह के लोग आए। देश का लोकतंत्र कब खतरे में था
तब नहीं। हुजूर आज टीवी पे बहस हो रही है, साज करके कह रहे हो देश का लोकतंत्र खतरे में है। तब अखबारों के पहले पन्ने काले छोड़ दिए जाते थे, एडिटोरियल नहीं, पहले पन्ने काले छोड़ दिए जाते थे, क्योंकि तब देश में लोकतंत्र खतरे में था। पार्लियामेंट बंधुआ बनी थी, न्यायपालिका से न्यायपालिका के लोग इस्तीफा दे रहे थे, आर्मी के जनरल्स के प्रमोशन सेलेक्टिव तरीके से रोके जा रहे थे, और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी काम करके केवल और केवल इस देश के अंदर तुर्कमान गेट खड़ा किया जा रहा था जी। तो देश का लोकतंत्र कब खतरे में था, ये पब्लिक है, सब जानती है। मैं अशरफ साहब का रुख करूंगा। अशरफ साहब, आमंत्रण निमंत्रण उसके बीच में देखिए, जो मेरा सवाल है जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। उसके बीच में बात आ रही है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो अगर दिल नहीं मिलेंगे तो आपको लगता है कि 2024 में बिना दिल मिलाए, सिर्फ दूर दूर से हाथ हिलाए और हाथ मिलाए काम बनता दिख रहा है आपको? नहीं, बीजेपी को रोक पाएंगे ये? बिल्कुल धरती पर क्या ये वास्तविक चित्रण हो पाएगा कि हमने बीजेपी को रोक दिया अकेले अकेले? देखिए, 24 पे वाकई अगर आपकी ये सोच है कि मोदी जी को सत्ता से बाहर करना है, तो आपको जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके मुद्दे को, जो सरोकार आपके मुद्दे हैं, उनको लेके हम मिल के लड़ रहे हैं। एक पार्टी अगर जनता के इन मुद्दे को उठा के वो आगे आके कर रही, तो आप इस वक्त इस दिमाग से हटा दीजिए। तो आपका और राहुल गांधी का और आप क्षेत्रीय पार्टियों का मुद्दा होगा कि कितनी सीटों पे क्या एडजस्टमेंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बिखराव लेके बैठेंगे तो उसके लिए तो फिर उसके पास चॉइस ही खत्म हो जाती है। तो फिर बाद में रोना रोएंगे कि क्या बताया साहब, मोदी जी वापस आ गए। तो अगर सीरियस आप लोग हैं और चाहते हैं कि जो है बीजेपी को जो है पावर से हटाना है, तो उसके लिए आपको एक साथ आना ही होगा। जिसकी जहां जितनी ताकत हो वो आप लोग आपस में करिए, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा सिर्फ कहना है कि अभी पुरी साहब ने कहा कि 84 के बाद, उसी 84 के बाद 10 साल पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत हुई है। उसी 84 के बाद 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित ने एक छत्र राज किया है। आप जो चीज लेके चल रहे हैं, पीछे पास्ट में बहुत सी चीजें होती हैं, फिर जनता ही उसी तरह से उससे उभरने की कोशिश करती है और उससे उभर जाती है। तो इस तरह की चीजें बेमानी है। चूंकि आप एक पार्टी से हैं, आपको इस तरह की बातें करना है। मेरा मानना है कि बहुत सीरियसली अपोजिशन को इस बात में थिंक करना होगा कि अगर एक आदमी आगे अलग चला रहा है जो बेखौफ है, तो उसकी बेखौफ चीजों का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जनता ही बदलेगी। किसी नेता के चाहने से कोई चीज नहीं होती है। आप लाख कहते रहिए, पब्लिक में अगर उसके मुद्दे हैं, उसको लग रहा है कि कोई हमारी बात कहने वाला नहीं है, वो सारे मुद्दे आप टीवी पे गिनाते हैं, पब्लिक में फर्क नहीं पड़ता। जमीन में जब जाके आप कोई नेता बात कर रहा है, तो उसमें शामिल होने में मैं समझता हूं तभी बीजेपी को लगेगा कि 160 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी बहुत ही नैरो मार्जिन से जीती है। बीजेपी आज से उस पर होमवर्क करना शुरू कर रही है कि कैसे उसको हम वापस कहेंगे, ऐसा ना हो कि स्लिप कर जाएंगे। तो बीजेपी की टेंशन इतनी ज्यादा है कि उसको वापस आना है। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप तो कहेंगे ठीक है साहब, मेरी ताकत है पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लड़ जाइएगा, फिर 5 सीट 2 सीट पा जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो रहा है। जी, 2 वन लाइनर्स अगर आप परमिट कर ले, 10 सेकंड में। पहला, आपको बधाई कि आज आपने भारत जोड़ो यात्रा का सही मकसद जनता के सामने रख दिया। ये मोदी हटाओ मिशन है। और अशरफ साहब, आप कहें तो बात आसमानी जिले इलाही, और हम कहें खुदाई नाफरमानी, कम से कम ऐसा न कहिए हुजूर। ठीक है, ठीक है। अशरफ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमित पुरी जी आपका शुक्रिया, DS मिश्रा जी आपका शुक्रिया, ओंकार नाथ जी आपका शुक्रिया, मेजर आशीष चतुर्वेदी आपका शुक्रिया, हेमंत तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहस में हिस्सा लिया और अपनी राय रखी। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि क्या विपक्ष अलग अलग चल के, अलग अलग यात्राएं करके, दूर से शुभकामनाएं देके 2024 में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? हालांकि 2019 में एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन, जैसे हेमंत तिवारी ने भी जिक्र किया, डेडली कॉम्बिनेशन बना था बसपा का और समाजवादी पार्टी का। लेकिन उस गठबंधन से क्या निकल कर आया वो सबके सामने था। तो क्या ऐसी तस्वीर बनती दिख रही है, या फिर अभी सब पार्टियां अपनी अपनी तरह से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही हैं कि हम अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपनी अपनी तरीके से बढ़ेंगे? या फिर तेल देखो और तेल की धार देखो वाली स्थिति है कि अभी धार देखना बाकी है कि किस तरफ जनता का रुख जाएगा, जनता किस तरफ अपना इंटरेस्ट शो करेगी, या जनता किसको ये चाहेगी कि हाँ ये विपक्ष है और ये मजबूत विपक्ष है, ये आवाज़ हमारी उठा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसा दिग्गज दिख नहीं रहा है जो कि 80 सीटों पर टक्कर दे सके। मेरा बार बार यही कहना है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से आते हैं, बनारस से।
दूसरा बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब इन दो चेहरों से टक्कर लेनी है, क्योंकि लड़ाई हमेशा चेहरों पर ही होती है। इन दो बड़े चेहरों से टक्कर लेनी है। क्या ये जो बाकी चेहरे दिख रहे हैं वो इस स्थिति में है कि इन दोनों से टक्कर ले पाएंगे, और अगर ये एकजुट होकर एक चेहरा बनाते हैं तब क्या स्थिति होगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।